3 रीजन से करती हूँ कि मेरे वो 3 रीजंस क्या थे जिसकी वजह से मैंने आर्ट्स करने का डिसीजन बनाया। और बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, अगर आप सुनना चाहिए तो मैं आपको सुनाऊंगी। Yes. सुनेंगे? जैसा कि आप लोगों को पापा ने बताया, आरसीएम 23 इयर्स का है, मैं 24 इयर्स की हूँ। आरसीएम करना सीखा नहीं है, बट आरसीएम को शुरुआत से देखा है, शुरुआत होते हुए देखी आरसीएम की, पापा के करियर की शुरुआत होते हुए देखी है। तो उस चीज़ में तजुर्बा मेरे को बहुत अच्छा है। पर जब मैं छोटी थी ना, आप मानेंगे कि मुझे आरसीएम से नफरत थी, नफरत। आरसीएम का वर्ड सुनना नहीं चाहती थी। आरसीएम बीच में आ जाएगा दिमाग खराब, पूरा दिमाग खराब करके रख देता था आरसीएम मेरा, जब मैं छोटी हुआ करती थी। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है कि क्यों मेरे को खराब, क्यों मेरा दिमाग खराब होता था आरसीएम के नाम से। बट एक स्टोरी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया था कि पापा के साथ कभी कुछ करना ही नहीं। वो स्टोरी थी जब मैं छोटी थी, मैं 3rd या फिर 4th स्टैंडर्ड में हुआ करती थी। मेरे पापा मम्मी ने मेरे को शिमला भेजा था। कहाँ? शिमला स्कूल ट्रिप पे। कहाँ भेजा था? शिमला भेजा। मेरे पापा मम्मी ने मेरे को 200-300 रुपए दिए होंगे साथ में, और मेरी मैम ने मेरे को बोला उस ट्रिप पे कि ये जो 200-300 रुपए तुम लाए हो ना, इससे तुम तुम्हारे घर वालों के लिए कुछ खरीद लो। सुविनियर्स खरीदते हो ना, आप कहीं पे भी जाते हो तो किसी मिलने वाले के लिए सामान लेके जाते हो, या फिर घर वालों के लिए सामान लेके जाते हो। मैंने भी वही किया। मैंने मेरी मम्मी की भी एक शॉल ली थी, मुझे अच्छे से याद है। मैंने जब मेरी मम्मी को शॉल जाके दी तो मम्मी ने बहुत प्यार से वेलकम करा, मेरी बेटी लाई है। और मैं मेरे पापा के लिए एक पेन लाई, और मैंने जब वो पेन मेरे पापा को जाके दिया, पापा ने वो पेन फेंक दिया और बोला ये आरसीएम का नहीं है, मैं यूज नहीं करूँगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया, भाई मुकेश कोठारी के लिए कभी कुछ करना ही नहीं, कभी कुछ नहीं करना। डिसअपॉइंटमेंट क्यों? आरसीएम के पीछे मतलब मेरी फीलिंग्स नहीं है, आरसीएम ही चलता रहेगा। दूसरी घटना ये होती थी कि जब हम छोटे थे, मैं और मेरी सिस्टर, मेरे से एक छोटी वाली सिस्टर भी है, हम दोनों जब हुआ करते थे छोटे से बच्चे, तब पापा की भी ग्रोइंग स्टेज थी आरसीएम में, बढ़ते जा रहे थे। उस समय आरसीएम के लोग हमारे घर पे आके बैठ जाते थे, और ऐसा गुस्सा आता था आरसीएम के लोगों के ऊपर, ऐसा गुस्सा आता था कि ये आरसीएम के लोगों के पीछे मैं क्यों सकती हूँ? पानी मेरे को लेके आना है, चाय मेरे को देनी है, नाश्ता मेरे को देके आना है। दिमाग खराब हो गया था, सोच लिया था जिंदगी में कुछ भी कर लूंगी, आरसीएम नहीं करूँगी, कुछ भी कर लूंगी, ऐसे इरिटेटिंग इंसान की तरह तो नहीं बनूंगी, बिल्कुल भी नहीं करना आरसीएम। पर ऐसा क्या हुआ कि मैंने 2 साल अपनी नौकरी की और डिसीजन बना लिया कि नहीं, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो आरसीएम ही करना है। उसके 3 रीजन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं छोटी थी, मैंने डिसाइड कर लिया था आरसीएम करना नहीं है। तो ट्रेडिशनली आप क्या करते हो, हर एक इंसान क्या करता है जब आपको पता नहीं होता कि आपको क्या करना है? आप पढ़ते हो, लिखते हो, उसके थ्रू आप फिगर आउट करते हो कि आपको जिंदगी में आगे करना क्या है, क्या जॉब करनी है। तो मैंने अपनी 12th खत्म की, और मेरे को हमेशा से पता था मैं फैशन में अच्छी हूँ, फैशन डिजाइनिंग नहीं, कपड़े डिजाइन करना मेरे को नहीं आता था, पर कपड़ों की मार्केटिंग करना मुझे अच्छे से आता है, क्योंकि मैं कपड़ों के बारे में समझती हूँ। तो मैंने उसकी आवाज एको ज्यादा नहीं हो रही? नहीं। तो मैंने उसकी डिग्री लेने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है एसडी पार्सन्स। एसडी पार्सन्स से मैंने अपनी डिग्री खत्म की। आ रही आवाज? एसडी पार्सन्स से मैंने अपनी फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री खत्म की, जिसका मतलब था फैशन मार्केटिंग। फैशन मार्केटिंग में भी आपको सिखाते हैं पीआर का काम, पब्लिक रिलेशंस का काम, क्योंकि न्यूज़पेपर में आप क्या पढ़ते हो किसी कपड़े के बारे में, किसी डिजाइनर के बारे में, किसी के भी बारे में, वो सारी नैरेटिव कंट्रोल करता है पीआर, पब्लिक रिलेशंस का जो बंदा होता है वो कंट्रोल करता है। मैंने बीच में बहुत सारी इंटर्नशिप की, जब मैं कर रही थी जब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही थी। डिग्री कंप्लीट करके समझ में आया था कि अगर मेरे को काम करना है तो पीआर का काम करना है।
हो गई ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन खत्म हो गई और उस समय मेरे पास 3 कंपनी से ऑफर थे। 3 कंपनीज, तीनों पीआर में। एक कंपनी जो मेरे को स्टैंड आउट की, जिसका नाम था रेंज ऑफ मीडिया, उसमें मैंने एडमिशन किया। रेंज ऑफ मीडिया बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी थी मेरे लिए उस समय के लिए, क्योंकि रेंज ऑफ मीडिया फिल्म्स को मैनेज करती है। फिल्म्स जो भी देखते हैं ना, उनका पीआर करती थी, और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनका पीआर करती थी। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लगी। उसी चीज़ को समझ के मैंने कि यार इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपको पता है यार, किसको पसंद नहीं है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ बैठ के खाना खाना वगैरह। मुझे तो वो दूर से बहुत ग्लैमर, चमकीला दिखा, और वो चीज़ समझ के मैंने उसमें जॉब एक्सेप्ट कर ली। शुरुआत के 6 महीने मुझे इतना मज़ा आया। मुझे लगा कि ज़िंदगी में मेरे पापा क्या कर रहे हैं, काम तो मैं कर रही हूँ, काम तो मेरा है, क्या ज़बरदस्त काम है। मतलब अनिल कपूर के घर में बैठना किसको अच्छा नहीं लगता, शाहिद कपूर के साथ गाड़ी में उसकी जाना किसको अच्छा नहीं लगता, शिल्पा शेट्टी के साथ बैठ के चाय पीना किसको अच्छा नहीं लगता। मेरी वो लाइफ स्टाइल थी। शुरुआत के 6 महीने इतने मज़े किए, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे ना, तो हम लोग तो पापा क्या ही कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, मेरा पैसा है, मैं कमा रही हूँ, मैं उड़ा रही हूँ, कोई कुछ नहीं कह सकता। बट फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जॉब में। धीरे धीरे जो एक्चुअली में जॉब है, मेरा काम जो है वो बढ़ता गया। आप मानेंगे नहीं, मेरी जॉब बॉम्बे में हुआ करती है। आप मानेंगे नहीं, मैं 8 बजे घर से बाहर निकलती थी। सुबह 8 बजे घर से बाहर निकलती थी, और मैं रोज रात में 3 बजे आती थी। आप लोगों को पता है ना, सारे एक्टर्स वगैरह क्या होता है, वो चमकादड़ होते हैं, रात में ही जग के काम करते हैं। मेरी लाइफस्टाइल वो हो गई थी, क्योंकि रात में भी बहुत सारी पार्टीज होती है, इवेंट्स होते हैं, जिसके अंदर जाना जरूरी है। उस टाइम का उस एक्टर का जाना जरूरी है, क्योंकि उसी से हेडलाइंस बनती है। तो अगर हेडलाइंस जहाँ पे बन रही है वहाँ पे मेरे को होना जरूरी है, तो मैं हर जगह होती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस चीज़ को मैं इतना प्यार करने के लिए निकली थी, जिस चीज़ से मुझे प्यार भी था, वो अब मुझे हेट कर, मैं उस चीज़ को हेट करने लगी। मैं उठती थी विदाउट एनी गोल की उठती थी। मुझे बस ऐसा लगता था कि अब तो काम, बस ये दिन निकल जाए, दिन जो भी काम पड़ा हुआ है वो दिन निकल जाए, काम करके घर पे आ जाओ, मस्ती करो। मैं मेरे मम्मी पापा को 1 हफ्ते में 1 बार अगर कॉल कर दूँ ना, वो बहुत बड़ी बात है। पापा आएंगे बीच में, पापा से पूछ सकते हैं। मेरी मुश्किल से बात होती थी मेरे माँ बाप से भी, मैं खुद से कनेक्टेड नहीं थी। और ये सब कुछ मुझे तब रियलाइज हुआ जब मेरी जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई। और ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे को सिर्फ पैसे ही मिल रहे थे, भाई मैं काम भी तो कर रही थी उन पैसों के लिए। तो मेरी 1-1.5 लाख की भी मेरी इनकम थी, उसके लिए काम भी तो कर रही थी ना। पर फिर मैं ना एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रख के गई, जब भी जॉब सिनेरियो में रख के गई, वो ये थी कि जब मैं नौकरी चालू करने वाली थी, तब उस समय मेरे को मेरे पापा ने बोला था कि 2 साल तू काम कर ले, तू काम कर, तुझे समझ आ जाएगा कि मेरे काम में और तेरे काम में क्या डिफरेंस है। एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर्स में ही मुझे पता चल गया कि पापा का काम मेरे से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने मेरे पापा को कभी माथा पच्ची करते नहीं देखा। खुद का दिमाग खराब करना और दूसरों का दिमाग खराब करना पापा की जॉब में नहीं था, पापा की नौकरी में। यहाँ पे तो मेरा भी दिमाग खराब होता था, मैं दूसरों का भी दिमाग खराब करती थी। प्रॉब्लली जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उनका भी दिमाग खराब होता था, सबका दिमाग खराब हो ही जाता था। फॉर व्हाट? कोई वर्क नहीं थी मेरे काम। क्योंकि मैंने शुरुआत से मेरे पापा को जब भी काम, एक बार इसको सेट कर दो यार, बार बार हो रहे हैं। क्या माइक चेंज करना? हाँ, अभी ठीक है? इसको इधर ही रखूं या नीचे रखूं? आवाज आ रही क्या? ये डन है। क्योंकि
जब भी मैंने मेरे पापा को काम करते हुए देखा था ना, बहुत लगन और पैशन के साथ काम करते हुए देखा था। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी, एट द एंड ऑफ 1.5 इयर्स लगन और पैशन तो रहा ही नहीं, प्यार तो रहा ही नहीं जॉब के प्रति। और तब मेरे को समझ में आया कि शायद पापा जो करते हैं वो मेरे से तो अच्छा ही है, पर शायद मेरे लिए नहीं। ये इससे मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन था कि पापा करते होंगे जो भी करते हैं पापा, वो मेरे से तो अच्छा ही है, पर हाँ मेरे लिए नहीं। ये तो मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन। आरसीएम के बारे में सोचा ही नहीं था, मैंने नोट डाउन कर लिया था। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने नेक्स्ट जनरेशन के इवेंट में आए थे या फिर नेक्स्ट जनरेशन की जो मेरी वीडियो है वो देखी। कितने लोग, किसी ने देखी है? बहुत कम लोग हैं। उसमें जब भी आप वो वीडियो खोलेंगे तो उस वीडियो को खोल के देखना, मैंने उसके अंदर एक नोट शेयर किया। याद है आप लोगों को, जिन लोगों ने देखा है? एक नोट शेयर किया था जो मैंने अपने आप को लिखा था जब मैं अपनी नौकरी कर रही थी। और उस नोट में मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, पैसा कमाने का एक ही तरीका नहीं है, आरसीएम ही कोई तरीका नहीं है, जॉब भी एक तरीका है। मैं जॉब करके पैसे कमाऊंगी, आरसीएम जिंदगी में कभी नहीं करूंगी। और आज मैं आरसीएम के स्टेज पर खड़ी हूं। मैंने आपको मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन बताया, इस समय आरसीएम मेरे दिमाग में था भी नहीं। पर मेरा सेकंड रियलाइजेशन, अब मुझे पता नहीं, मुझे सच्ची में नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को मेरा सेकंड रियलाइजेशन समझ में आया। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सेकंड रियलाइजेशन जो है ना, ये मेक और ब्रेक है, एटलीस्ट मेरी जनरेशन के लिए और आप लोगों की जनरेशन के लिए भी, जब तक आप प्लान कर रहे हैं बिजनेस में स्टे करने का। बहुत कम लोगों को पता है इस नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। लोग बाग समझते नहीं है, मेरे जनरेशन के लोग समझ जाएंगे, शायद मेरे से जो एल्डर्स हैं वो शायद समझने में थोड़ी देर लेंगे। मैं आपको समझाऊंगी, आपको जो भी क्वेश्चन है वो पूछेगा भी। मेरा नेक्स्ट रियलाइजेशन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितने लोगों ने सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? काफी लोगों ने सुना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने AI। आप लोग जब छोटे हुआ करते थे तब आप एक दिन एक ड्रीम देखते थे कि यार जब मैं बड़ा होऊंगा क्या होंगी, तब जो भी मैं काम करता हूँ या करती हूँ वो एक कंप्यूटर कर पाएगा। सोचा था ये रियलिटी सब लोग सोचते थे, सब लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं। कोई सोचता है ऐसा? अरे हाँ ना, चुप क्यों होके बैठे हो? पापा को नहीं मिलाओ है? मुझे पता है आप लोग मेरे को नहीं सुनने आए हो, पापा को सुनने आए हो, पर ऐसे तो इंसल्ट मत करो। मैं बहुत सीरियस होकर सुन रहे मैडम। सीरियस होके हाँ। तो हाँ ना सुना है किसी ने AI के बारे में? सुना है ना लोगों ने? जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो अब नहीं होगा, हो चुका है। हो गया है और हो रहा है। प्रेजेंट में आप जितनी भी नौकरियां, जितनी भी चीजें जिसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं उन सब चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए, और कैसे वो चीज़ें सिंप्लीफाई करें कि कंप्यूटर टेक ओवर करने लग जाए। मैं जब अपनी नौकरी कर रही थी, आई थिंक 1 साल हुआ ही था मुझे नौकरी करते करते, और उस समय एक एप्लीकेशन आया था ChatGPT। कितने लोगों ने सुना है ChatGPT के बारे में? राइट, लोगों ने सुना है। ChatGPT को क्या बोलते हैं ना, अगर उसको कुछ बोलते हैं कि मेरे को 2+2 क्या होता है बता दो, तो वो 2+2 बता देता है। जैसे गूगल जैसा नहीं होता है। गूगल पे आप लिखते हो कि 2+2 क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें लिंक्स देता है ना आपको, डायरेक्ट आंसर नहीं देता है गूगल, पर ChatGPT आपको हर एक चीज का डायरेक्ट आंसर देता है। ये चीज समझाने के लिए ये सेम ChatGPT मैंने मेरे पापा को एक दिन समझाई। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि इसको बोलो कि मैं मेरी डॉटर से नाराज हूँ और उसके लिए एक पत्र लिखो। ChatGPT ने पूरा पत्र लिख के दिया। ये सेम आप अपनी हस्बैंड और वाइफ के साथ भी कर सकते हैं। किसी पत्र लिखना हो वहीं से कॉपी पेस्ट करके छपा दो। पर एनीवे, जब मेरी लाइफ में ChatGPT आया था ना,
मैं जब नौकरी कर रही थी मेरे को कई बार न्यूज़ आर्टिकल्स खुद लिखने पड़ते थे, क्योंकि हम लोग न्यूज़ आर्टिकल्स खरीदते थे। आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? कई बार पीआर में आपको ढंग की न्यूज़ मिले, मैं जो चाहती हूँ वही आप पढ़े, इसके लिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल्स खरीद लेते हैं। एक पर्टिकुलर स्पेस होती है न्यूज़ आर्टिकल में, वो हम लोग खरीद लेते हैं। उन चीज़ों के लिए हमको कई बार न्यूज़ आर्टिकल खुद से लिखना पड़ता था, जर्नलिस्ट को लिखने नहीं दे सकते थे, क्योंकि जर्नलिस्ट को कुछ भी लिख देगा, मैंने तो खरीदा। उन जब आर्टिकल जो हम लोग लिखते थे तो 2 दिन का प्रोसेस तो होता ही था, 2 दिन का प्रोसेस होता ही था। क्यों? क्योंकि उसके पहले मूवी देखनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर आपको अपना लैपटॉप खोल के लिखना पड़ेगा, फिर उसके आर्टिकल के ऊपर अप्रूवल आएगा। बहुत बड़ा टीडियस सा प्रोग्राम, बहुत टीडियस सा जॉब था। दो पूरे दिन लगते थे इस काम को। पर चैट जीपीटी आने की वजह से ये जो 2 दिन का मेरा काम था ना, वो आज 5 मिनट में हो रहा है। ठीक है ना? 5 मिनट में मेरी नौकरी इतनी आसान बन गई थी कि मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैं बस उस कंप्यूटर को जाके बोल देती थी कि भाई ऐसा ऐसा है, आर्टिकल लिखना है, आपको आर्टिकल लिख के दे दे, वो आर्टिकल लिख के भी दे देगा। और ऐसा आर्टिकल जो एक ही बार में अप्रूव हो जाता था, इतना अच्छा आर्टिकल लिख के देता था। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात तो थी कि आज मेरा काम सिंपल हो रहा था, बट मेरे को ये रियलाइजेशन भी चढ़ा कि आज मेरी नौकरी मेरी है, ये मुझे पता है। फ्यूचर में कब मेरे हाथों से चली जाएगी मुझे पता भी नहीं चलेगा। कब कोई कंप्यूटर मेरी नौकरी मेरे हाथ से ले लेगा, किसी को कुछ आइडिया नहीं। मेरे को इतना केपेबल होना पड़ेगा, मेरे को इतना फ्यूचरिस्टिक जोन में जाना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी जॉब है जो कोई कंप्यूटर ले नहीं सकता। तब मेरे को रियलाइजेशन हुआ, मैं पापा से क्या अपनी जॉब को बहुत कंपेयर करती हूँ, मैं अपने पापा से खूब कंपेयर करती हूँ मेरी जॉब को। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है कि कभी कोई कंप्यूटर कर ही नहीं सकता। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा जॉब है जो आप कभी किसी कंप्यूटर को करा ही नहीं सकते। तो ये फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं है? कितना फ्यूचरिस्टिक जॉब है? क्योंकि समझ में आ रहा है क्यों फ्यूचरिस्टिक है? मैंने बोल तो दिया है। बताओ क्यों है फ्यूचरिस्टिक? बताओ कौन बताएगा मेरे को? क्योंकि आदमी से आदमी को मिलना पड़ता है, कंप्यूटर से नहीं मिलता। आपने पहले मेरी कोई वीडियो देखी है? नहीं देखा। हाँ, आपने 100% मेरी कोई वीडियो देखी। रीजन ये है, डायरेक्ट सेलिंग कभी कोई कंप्यूटर आपके हाथ से इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ह्यूमन इमोशंस को समझने का बिजनेस है, ह्यूमन कनेक्शंस बनाने का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? ह्यूमन इमोशंस कनेक्शन। आपका दिमाग, सब लोगों का दिमाग यहाँ पे चलाएगा। बैठिए आप लोग बैठिए। किसका बिजनेस है? डायरेक्ट सेलिंग ह्यूमन कनेक्शंस और ह्यूमन इमोशंस बनाने का बिजनेस। जब तक आप किसी इंसान से जाके बात नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं होएगा। और हमें तो शुरुआत से सिखाया जाता है कि भले ही कंप्यूटर्स कितने भी आगे एडवांस हो जाए, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। क्या समझ में आता है? 0 और 1। तो कभी कोई चीज जो कंप्यूटर कर ही नहीं सकता तो कैसे आपकी डायरेक्ट सेलिंग की जॉब आपके हाथ से ले सकता है? सोचने वाली बात है, बहुत फ्यूचरिस्टिक। आई थिंक मेरे पापा ने जब आरसीएम ज्वाइन किया था उन्होंने कुछ और फ्यूचर देखा था, उनकी कुछ और एस्पिरेशन थे आरसीएम के साथ। बट आज जब मैं और पापा साथ में बैठ के बात करते तो हम लोग यही बात करते हैं कि कैसे एआई डिस्ट्रॉय कर देगी सारी जॉब इंडस्ट्रीज को। आप लोगों को अभी लग रहा है बैठ के कि यार मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरी नौकरी कैसे जाएगी? तो आपको बता के बहुत खुशी होगी मुझे कि टेस्ला ने ऐसी गाड़ी बना ली है जो सेल्फ ड्रिवन होती है। धीरे धीरे मर्सिडीज करने लगेगी, धीरे धीरे आपकी स्विफ्ट डिजायर वगैरह सब कुछ ऑटोमाइज हो जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे कि यार मैं तो लेबर हूँ, मैं तो ईंटे ले जा के ऊपर रखता हूँ, तो क्या क्रेन का इन्वेंशन नहीं हुआ? सारी चीजें, वो सारी चीजें शायद अभी जिन चीज़ों की सोल्यूशन कंप्यूटर नहीं फाइंड आउट कर सकता
वो धीरे धीरे कंप्यूटर्स करने लगेगी। और ये सेकंड रियलाइजेशन मेरे यहाँ आरसीएम ज्वाइन करने का बहुत बड़ा रियलाइजेशन है, बहुत बड़ा रियलाइजेशन। एंड आई एम श्योर ये जो पॉइंट जिसको भी समझ में आया है ना, उनको समझ में आ जाएगा कि क्यों आरसीएम उनके लिए बेस्ट है और क्यों आरसीएम फ्यूचर है। आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसके बारे में रिसर्च कीजिए। मेरा फोन नंबर ले लेना बाद में, और मेरे से जितने भी एआई से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ लेना। हर चीज, अगर आप मॉडल हो, कोई मॉडल जो फोटोग्राफ खिंचवाती है ना, मॉडल, आप मानोगे नहीं एआई मॉडल हो सकते हैं आज। आप एआई को बोल सकते हो, कंप्यूटर को बोल सकते हो कि ऐसी ऐसी मॉडल चाहिए और ऐसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए ऐसा ऐसा प्रोडक्ट खरीद पकड़ रखा है, वैसा मॉडल आप बना सकते हो सिर्फ एआई के। हर एक चीज पॉसिबल है आज एआई की। एनीवेज, ये था मेरा सेकंड रियलाइजेशन, बहुत बड़ा रियलाइजेशन। इस रियलाइजेशन से मैंने समझा कि जिंदगी में अभी मेरे को पता नहीं कि मेरे को आरसीएम करना है या नहीं करना है। इवेंचुअली डाउन द लाइन, क्योंकि मेरे पास एक रेडी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास मेरे पापा है, मेरे पास रेडी अपॉर्चुनिटी है। जिंदगी में आगे कभी ना कभी आरसीएम कर लेंगे, पर अभी नहीं करेंगे। फिर एक दिन क्या हुआ, प्रियंका चोपड़ा का आप लोगों ने नाम सुना? सब लोगों ने सुना? प्रियंका चोपड़ा अमेरिका से इंडिया आई, और क्योंकि मैं उसकी पीआर मैनेजर थी, मुझे उसके साथ जाना पड़ता था एक इवेंट पे जब भी वो इंडिया आती थी। वो जब इंडिया आई, एक इवेंट हुआ, उस समय मेरी बॉस भी मेरे साथ थी, जो कंपनी की ओनर थी वो भी मेरे साथ थी। प्रियंका चोपड़ा ने कुछ तो बोला होगा स्टेज से, जो मेरे बॉस को अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि ये इसकी रेपुटेशन बिगाड़ देगा, और उनको बॉस को मेरे ऊपर गुस्सा आया कि क्यों तुमने प्रियंका चोपड़ा को क्यों नहीं रोका। और मैं थोड़ी ना रोक सकती हूँ प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा कौन, मैं कौन होती है रोकने वाली स्टेज से? वो स्टेज पे बोल रही है। एनीवेज, तो मेरी बॉस को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा रुलाया, इतना रुलाया, मानेंगे नहीं आप लोग, लेडीज समझेंगे। मैंने उस दिन काजल और मस्कारा डाला था, मैं रोने लगी तो मैं पैंडा लग रही थी, क्योंकि काला इतना रोई मैं उस दिन, किस चीज़ के लिए जो मेरी मिस्टेक भी नहीं थी, मेरी मिस्टेक नहीं थी। उस चीज़ के लिए मेरी बॉस ने मेरे को इतना रुलाया कि मैं परेशान हो गई। मैंने बोला यार मैं कब तक चीज़ें सहन करूंगी, मेरे को नहीं करनी है सहन। और सारा बॉस, सारे दुनिया के सारे बॉस ऐसे ही होते हैं, सारे बॉस दुनिया के खड़ूस होते हैं। उनको समझ में नहीं आता, वो सिर्फ अपना अपना देखते रहते हैं, अपना बिजनेस, अपना बिजनेस, अपना बिजनेस। वो देखते ही नहीं है कि उनका एम्प्लॉय किस चीज़ों के थ्रू जा रहा है। आप चिल्ला रहे हो तो कैसे चिल्ला रहे हो, सबके सामने चिल्ला रहे हो, उसके सामने चिल्ला रहे हो। मेरे को अच्छे से याद है, उस समय 12 o'clock हो रहे थे, रात 12 बज रहे थे। उस समय मैंने रात में पापा को फ़ोन किया, रोते रोते मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया, और मैंने पापा को बोला, पापा जिस नौकरी को मैं बहुत प्यार करती थी ना, उससे प्यार नहीं रहा, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, नहीं करा जा रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ? पैसे मिल रहे हैं, अच्छे खासे मिल रहे हैं, पर मैं नहीं रही, मैं क्यों कर रही ये नौकरी? तो आप मेरे को बताओ कि अगर मैं अभी अपनी नौकरी छोड़ दूँ और आरसीएम चालू कर दूँ, क्या आप मेरे को एक्सेप्ट करोगे? यस। पापा ने बोला अभी के अभी नौकरी छोड़ और आरसीएम करना चालू कर दे। बट उस दिन क्या, रात में मैंने बोल तो दिया जोश में, सुबह उठ के रिग्रेट हुआ, क्या बोल दिया यार, मैं रेडी हूँ कि नहीं हूँ। अभी अगर छोड़ दी नौकरी, इसका मतलब मेरे को भिजवाड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा पापा के साथ, मीटिंग जाना पड़ेगा, मैं रेडी हूँ कि नहीं हूँ इन सब चीज़ों के लिए। रिग्रेट करती रही, बहुत दिनों तक रिग्रेट करती रही। फिर एक बार क्या किया, पापा ने सिर्फ फोन किया मेरे को वापस से, और पापा ने बोला ये आपको इसी साल मार्च की बात बता रही, ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रही, इसी साल मार्च की बात बता रही। और पापा ने बोला कि मेरी बॉम्बे में नाला सुपारा में मीटिंग है, 17 मार्च को मेरी मीटिंग है, तू ऐसा कर उस मीटिंग के लिए आ जा। और आप मानेंगे नहीं, 17 साल बाद किसी आरसीएम की मीटिंग में जा रही हूँ। कितनी साल में?
17 साल बाद बताया ना आप लोगों को, इतनी नफरत थी आसिम को, इतनी नफरत थी कि मैं मीटिंग में भी नहीं जाती। ये 17 साल बाद मैं किसी मीटिंग में गई थी पापा के साथ, और कुछ अलग ही अनएक्सपेक्टेड सा हो रहा। सब लोग जय आसिम चिल्लाए जा रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। क्यों सब लोग इतने जोश में क्यों हैं लोग बात। ठीक है, मैंने अपना टाइम दिया, मैंने बोला कि शायद मैं यूज टू नहीं इन सब चीज़ों के लिए, बाद में यूज टू हो जाऊंगी धीरे 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 धीरे। पर उसी मीटिंग में मेरी मुलाकात हुई मैं सपना बासना से। आप लोगों को सब कितने लोगों को पता है कि सपना बासना के बारे में? अपने लीडर है, फीमेल लीडर है, बॉम्बे से काम करती है। और वो जब स्टेज पे आई, उन्होंने बोला कि ये बिजनेस बना ही लड़कियों के लिए, बना ही लड़कियों के लिए। और मैं सोच रही ये अच्छी चीजें बोल रहे हैं, कैसे लड़कियों के लिए? क्योंकि मेरे को आर्ट्स में तो एक ही लड़की नहीं दिखती ज़्यादा, मेरे को तो लड़के ही दिखते हैं। बट फिर धीरे धीरे पता चला कि जो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत है, डायरेक्ट सेलिंग की जब शुरुआत हुई थी पूरे वर्ल्ड में, वो एक लड़की ने की। एक लड़की से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। और मुझे ये पता है आज जैसी भी लड़की मैं हूँ, मैं अपनी एज अ लड़की मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर पाई हूँ, वो आर्ट्स के थ्रू ही है। और जब मैं अचीव कर सकती हूँ, जब मेरे पापा के थ्रू, पापा ने आर्ट्स किया है, जब आर्ट्स के थ्रू हम लोग इतना अचीव कर सकते हैं, और मैं जैसी भी लड़की हूँ आज हूँ, जितनी भी इंडिपेंडेंस मुझे मिलती है, मैं अकेले थाईलैंड ट्रिप पे चली जाती हूँ। किसको ऐसी फ्रीडम पसंद नहीं है? ये सारी फ्रीडम मेरी लाइफ में आर्ट्स की वजह से ही तो आई है। और जब ये छोटी छोटी चीज़ें रियलाइजेशन हुई ना, मेरे को ये छोटा छोटा रियलाइजेशन हुआ, तब मुझे समझ में आया क्या ये दूसरी लड़की की लाइफ में नहीं होना चाहिए। आज मेरी लाइफ में आर्ट्स की वजह से इतनी इंडिपेंडेंस है, तो क्या दूसरी लड़कियों को नहीं होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंस? हाँ, ज़रूर टाइम लगता है, शायद मेरे पापा की जनरेशन के साथ लड़कियाँ उस समय ऐसी आउट ओपन नहीं हुआ करती थी, बट अब है, अब वो टाइम है, वो जनरेशन चालू हो गई है जहाँ पे लड़कियों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आए दिन बात करती रहती है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, महिला सशक्तिकरण, सही बोला? उसके ऊपर बात। मेरी क्या हिंदी थोड़ी कमजोर है, आप लोग प्लीज सेंड करो, ठीक है? कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं मुझे पूछ लो कि इंग्लिश हिंदी में इसका क्या मतलब है। बट बेसिकली इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस, अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब लोग बात ही वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कर रहे हैं। आज एक पुरुष ही जरूरी नहीं है फैमिली को चलाने के लिए, आज लड़कियां भी उतनी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं उनकी फैमिली आगे बढ़ाने में। तो ये जब ये मेरे को तीन चीजें ये रियलाइज हुई ना, ये तीन चीजें, सबसे पहला क्या, जॉब परेशान करती है, सेकंड एआई परेशान कर रहा है, थर्ड जॉब वापस है क्योंकि बॉस सबका सब लोगों को परेशान करता है। ये तीन छोटी छोटी, और ये महिला सशक्तिकरण, ये सारी चीजें मेरे को जब रियलाइज हुई, तब मुझे रियलाइज हो गया, उसी दिन मैंने डिसीजन बना लिया कि नहीं, सही डिसीजन है आर्सन करने का। तुम तो मेरे को बताओ कि रेजिग्नेशन कब डालना है कंपनी में और मैं कैसे निकलूँ आर्सन की। उस दिन से डिसीजन बना लिया जैसे ही मैंने ये सारी चीजें। ये थे मेरे तीन रियलाइजेशन सिर्फ आर्सन क्यों करने, ये सिर्फ मेरे रियलाइजेशन थे। और मेरे पास और भी रीजन थे, मेरे पास और रीजन थे कि आर्सन क्यों करना चाहिए, और भी ज़्यादा रीजन थे आर्सन क्यों नहीं करना चाहिए, बहुत सारे रीजन थे। बट जब भी मैं स्टेज पे आती हूँ, मैं इन तीन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ क्योंकि ये तीन रीजन बहुत सिंपल से रीजन है। सबकी जॉब सबको परेशान करती है, एआई सबकी जॉब लेने वाला है, और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सारी चीज़ें सब लोग रिलेट करते, सब लोग रिलेट करेंगे इन पॉइंट्स। इसलिए जब भी मैं आती हूँ सिर्फ इन तीन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, और इसी होप के साथ बात करती हूँ कि शायद ये जो मेरे तीन रीजन हैं वो आपके भी तीन रीजन लग जाए। यस, अभी टाइम क्या होगा? अगर आप लोगों की परमिशन हो तो थोड़ा और बोलो। परमिशन है? आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे मुकेश पठारी जी को बुलाया था, आप क्यों आ गए? हेलो, ऐसा तो नहीं है ना? चलो मैं आपके 5 मिनट और लूँगी, उसके बाद 100% प्रॉमिस पापा को बुला लूँ। बट मेरे पास की अपॉर्चुनिटी में अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दी। मेरे पापा ने साफ साफ सिखाया मेरे को, माहौल में आ गए ना
माहौल का यूज ले रहे हैं। मैंने जॉब तो छोड़ दी। मैंने इवेंट भी हुआ था नेक्स्ट जनरेशन का, अनाउंसमेंट हो गया कि अंजलि कोठारी अब फुल टाइम आरसीएम करेगी। बट अंजलि कोठारी को कुछ आइडिया नहीं है आरसीएम होता कैसे। मैं पापा को कंफ्यूज होकर देखती रहती कि पापा करते क्या है आरसीएम में, ज्वाइनिंग कैसे होती है, क्यों कर रहे हैं, कमीशन कैसे आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी। मैं बस लोगों का चेहरा देखती रहती थी, जयासिम मैं भी चालू जयासिम बस लोगों का चेहरा देखती थी। कंफ्यूजन था कि मेरे को कहाँ से चालू करनी है मेरी गाड़ी, अगर शुरुआत करनी है तो कहाँ से करूँ। उस समय जुलाई के आसपास कीसोल का एक इवेंट हुआ था, जिम कॉर्बेट। कीसोल के इवेंट में मैं जब गई थी तो ऑनेस्टली मेरे को कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लगा था कि हाँ लिपस्टिक है, सिंदूर है, क्या ही करेंगे इसका, हाँ ठीक है, जैसे नॉर्मल आरसीएम के प्रोडक्ट दिख रहे हैं वैसे दिख रहे हैं। बट उन मीटिंग के थ्रू मेरे को चीज़ें, प्रियंका मैम बात कर रहे थे, सारे को लीडर्स बात कर रहे थे, और वो लोग बात कर रहे थे कि कैसे कीसोल को लड़कियों के प्रोडक्ट्स बना दिए लोग। बात किसके प्रोडक्ट्स बना दिए? आरसीएम के खुद के लोगों ने सिर्फ रेप्यूटेशन दे दी है कि कीसोल के प्रोडक्ट्स लड़कियों के लिए होते हैं। मेरे को समझ में नहीं आया कि बाल धोना कब से लड़कियों का काम हो गया, अपना खुद का ध्यान रखना कब से लड़कियों का काम बन गया। अंकल अभी जैसे आपके सर पे बहुत अच्छे बाल हैं, पर आपके बाल धीरे धीरे जाने लगेंगे, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी अच्छा, क्योंकि बाल गिरने लगे। आप जैसे दिखते हो वो सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आप जितने अच्छे दिखोगे उतना अच्छा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए जब भी आपके सामने कभी कोई बोले कीसोल के प्रोडक्ट्स लड़कियों के लिए आते हैं तो उनको प्लीज करेक्ट करना, बोलना कि ये कॉन्फिडेंस बूस्टर प्रोडक्ट्स हैं। कौन से? कॉन्फिडेंस बूस्टर। अब आप बोलेंगे कि ये देखो ये नई जनरेशन आ गई है, बोल रही लिपस्टिक लगा के बाहर निकलो, मैं ये नहीं बोलती, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलती। आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं जब अनिल कपूर के साथ काम करती थी, अनिल कपूर का एक शूट हो रहा था, उसका जो परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट है वो छुट्टी पे चला गया, बीमार हो गया। तो अनिल कपूर का मेकअप आर्टिस्ट, उसको लग रहा था मैं शूट कैसे करूँ, जैसे तैसे करके हम लोगों ने एक दूसरा मेकअप आर्टिस्ट बुक किया उसके लिए। दूसरे मेकअप आर्टिस्ट ने उसका मेकअप बिगाड़ दिया, तो अनिल कपूर का कॉन्फिडेंस एकदम डाउन, और वो बोला कि मैं शूट ही नहीं करूँगा। आप मानेंगे नहीं, इतनी बड़ी ग्रुप हो, 100 लोगों की ग्रुप थी उसे, कितने 100 लोगों की ग्रुप थी, और वो अपनी गाड़ी से भी बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लो था। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि अनिल कपूर एक लड़की है तो मेकअप जो मैटर करता है वो देखने में अपने आप को कैसा दिख रहा है, वो अगर उन सब चीज़ों का ध्यान रख रहा है इसका मतलब ये तो नहीं ना वो लड़की है। वो बस अपनी प्रेजेंटेशन समझता है, प्रेजेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझता है। आप लोग आरसीएम के बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर हैं, अगर आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन नहीं समझोगे तो क्यों दूसरा इंसान आपको एंटरटेन करेगा? क्यों? सब लोगों को पता है कि सन डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या सन से प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए? आरसीएम में वो कीसोल में प्रोडक्ट्स आते हैं, सिंपल चीज़ें हैं, ये सारी प्रेजेंटेशन की बातें हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोल रही आप सुबह आईलाइनर लगा के बाहर निकलो, मैं ऐसा नहीं बोल रही, किसी भी मर्द को ऐसा नहीं बोल रही, मैं आपको बस बोल रही हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दो। एक और एक फैक्ट बताती हूँ, एक सीए है इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, वो रील्स बनाते हैं, और उनकी एक रील में उन्होंने बात की है कि मेंस ग्रूमिंग को क्या बोलते पापा हिंदी में? आदमियों की सजावट के प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो सिर्फ मेल सेंट्रिक होते हैं, उस मार्केट में 300% इंक्रीज है इस साल, 3%। और अगर हम लोग यही सोच के बैठ जाएंगे कि कीसोल के प्रोडक्ट्स तो मैं लड़का हूँ, मैं किसी लड़की को जाके बेच नहीं सकता या फिर लड़के को जाके बेच नहीं सकता, तो आप लोग बहुत गलत है। इतना बड़ा स्कोप है इसमें,
बाई 10% इंक्रीज नहीं हुई है, बाई 100% इंक्रीज नहीं हुई है, 300%। इसका मतलब पूरा इंडिया जा रहा है उस तरफ, आप लोग भी उस तरफ देखने लग सकते। बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी है, एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। अब क्योंकि पापा भी मेरे सामने आके बैठ चुके हैं, तो मुझे रिमाइंडर मिल गया है कि मुझे माइक्रोफोन दे देना चाहिए पापा को। बट एनीवेज, मेरा यहाँ पे आई होप यहाँ पे मैं आई हूँ तो यूजलेस नहीं रहा हो, आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आए हो। मैं समझाने तो वैसे भी नहीं आई थी, बट शायद जो मेरे 3 रियलाइजेशन थे वो आप लोगों को थोड़े से रियलाइज होंगे, कुछ आप यूज़ कर लेंगे या किसी को नेक्स्ट जब भी ज्वाइन कराएंगे तो उनके लिए भी वो पॉइंट्स बन सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगी और मैं पापा को इनवाइट करना चाहूँगी। प्लीज़ एक बार